जो ये एक स्टीरियोटाइप है कि गर्ल्स को नंबर समझ में नहीं आता है, आई हैव ग्रोन अप हियरिंग दिस, इट्स अनट्रू, बट एक तो ये ऑटोमेटिकली वुमेन को डिस्करेज करता है टू टेक केयर ऑफ देयर फाइनेंसेस। अगर अगर साक्षी को एक दिन के लिए फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए तो क्या चीजें इम्प्लीमेंट करोगे आप विद गुगली अरे वो दबा? तो आप किसी से भी पूछ लो, द फर्स्ट थिंग दे से टैक्स कम करेंगे। या म्यूचुअल फंड हमेशा ऐसा कैटेगरी देखा जाता है जो बहुत ही वॉलेटाइल है, बहुत ही रिस्की है। आई थिंक म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट ऑप्शन अभी अगर आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना है। इफ यू आर स्पेंडिंग क्वाइट अ बिग अमाउंट एंड यू आर नॉट गोइंग टू वेयर इट अगेन, या सो यू कैन टेक इट ऑन रेंट। या अगर नंबर्स के फॉर्म में अगर इसको देखें कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या हो गया, तो आई थिंक इट्स दैट नंबर कि आप उतना अमाउंट इन्वेस्ट कर चुके हो दैट अगर आप आगे कुछ अर्न नहीं भी करते हो तो उस पैसे से जितना आपका रिटर्न आ रहा है, यू कैन इजीली अपना नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ है वो आप चला सकते हो। हाय, वेलकम टू हर जिंदगी। दिस इज मी आशमा जैन। और आज जो हमारे साथ हैं उन्होंने जेनजीज के लिए फाइनेंस को बहुत ही फन और इजी कर दिया है। इमेजिन उन्होंने अपनी हाई पेइंग जॉब को टाटा बाय बाय करके एक फुल टाइम फाइनेंशियल कंटेंट क्रिएटर बनने का फैसला किया। और तो और टेडेक्स स्टेज पे भी वो अपना धमाका दिखा चुकी हैं। फिर चाहे टैक्स सेविंग हैक्स हो या फिर शादी के बजट टिप्स, सबको सिंप्लीफाई करना जानती हैं वो। तो चलिए देर किस बात की है और मिलते हैं इस जेनजी से जो कि है सीए साक्षी जैन, और सुनते हैं इनसे इन्होंने कैसे पैसे की दुनिया को इतना कूल बनाया। हाय साक्षी, वेलकम टू हर जिंदगी एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट सम टाइम एंड स्पीकिंग टू अस। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस। आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। ओके, सबसे पहले यार कैसे पैसा और फाइनेंशियल थिंग्स, टैक्स एंड एवरीथिंग, जबकि लोग बोलते हैं कि लड़कियों को नंबर ज्यादा समझ नहीं आते, where are you making this mark and making things so easy for people to understand? तो पहले तो कैसे इतना कूल कंटेंट बना रहे हो? सी पहले तो अगर बात करें ना, ये जो ये एक स्टीरियोटाइप है कि गर्ल्स को नंबर समझ में नहीं आता है, आई हैव ग्रोन अप हियरिंग दिस। मतलब घर पे नहीं, बट आई हैव हर्ड पीपल सेइंग दिस। सो आई थिंक इट हैज ऑलवेज बॉदर्ड मी, बिकॉज नॉट जस्ट बिकॉज इट्स अनट्रू, बट एक तो ये ऑटोमेटिकली वुमेन को डिस्करेज करता है टू टेक केयर ऑफ देयर फाइनेंसेस, बिकॉज दे हैव बीन हियरिंग लॉट फ्रॉम द सोसाइटी। तो उनके पास खुद ही एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि वो अपने फाइनेंसेस को खुद मैनेज करे। बट एंड आई थिंक इट्स मोर अबाउट नॉट जस्ट नंबर्स। अगर वो अपना खुद से फाइनेंसेस मैनेज करती है, दैट गिव्स देम द कंट्रोल, द इंडिपेंडेंस, दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन। वो उतना उनको पावर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई इफ आई कैन हेल्प वुमेन take control of their finances, make them confident about their finances, so I'll be doing my part. मतलब I'll be happy to do that. अगर अगर साक्षी को एक दिन के लिए फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए कैबिनेट में, तो क्या चीजें इम्प्लीमेंट करोगे आप? ये गुगली अरे था। वो तो आप किसी से भी पूछ लो, द फर्स्ट थिंग they'll say टैक्स कम करेंगे। जेंजी कंटेंट ही क्यों? मतलब डू यू थिंक कि जेंजीज को उतनी फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है पैसा आ रहा है उड़ा रहे हैं, जरूरत नहीं है मैनेज करने की? तो व्हाट इज द नीड दैट यू थॉट कि इट इज इम्पोर्टेंट नाउ फॉर मी टू टीच kids of a generation of my age to understand money better? See, first of all, I I am a Gen Z and I have interest on finance. People generally, when they think about Gen Zs ना, तो they think कि ये बहुत ही नॉन सीरियस जनरेशन है, जिनको कोई सीरियस टॉपिक से कोई मतलब नहीं है। जो अभी Gen Z, जो अभी हम भी एक क्रॉस रोड में है जहाँ पे वी आर जस्ट स्टार्टेड अर्निंग। तो इफ आई कैन हेल्प देम कि टू मैनेज देयर फाइनेंसेस, उनको अभी से एक राइट ट्रैक थोड़ा सा मिल जाए कि दिस इज हाउ दे शुड प्लान फॉर देयर रिटायरमेंट, तो दैट आई विल बी डूइंग माई पार्ट देयर। एंड ऑल्सो लोगों को भी ये समझ में आएगा कि जेनजी सिर्फ एंटरटेनमेंट या बाकी सारी चीजों में नहीं है, बट दे आर ऑल्सो इनटू सम सीरियस टॉपिक्स लाइक इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड इंस्टाग्राम एवरीथिंग। इंस्टाग्राम पे रील्स डांस करने और रील्स बनाने के लिए नहीं है, हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो लेवल है वो चेंज हो चुका है। नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड्स, दे आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी, स्टॉक्स, एसआईपी एंड एवरीथिंग। बट पहले ऐसा नहीं था। ये आई थिंक ये पिछले 2 या 3 साल में जो चेंज आया है। व्हाट इज योर टेक कि
ये चेंज क्यों हुआ है? व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर? सी आई थिंक ये जो मेजर चेंज एक तो पोस्ट कोविड आया है, बिकॉज एट दैट टाइम पीपल एक्चुअली रियलाइज्ड कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। एक ये चीज हुआ, इसलिए पीपल लोग ज्यादा फोकस करने लगे अपने फाइनेंसेस की तरफ, कैसे वो सेविंग कर सकते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम लोगों व्हाट मतलब वो ऐसा एक सिचुएशन था जहाँ लोगों को समझ में आया कि अच्छा पैसे की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ऐसा मतलब वो टाइम था, दे स्टॉप टर्निंग, बट उनके पास जो सेविंग्स था दैट ओनली हेल्प देम। तो वो समझ में आया। एंड दूसरा, अभी फिनटेक ब्रांड्स काफी बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी एज इन्फ्लुएंसर्स, मतलब और भी कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, तो डिजिटल जो अभी ग्रो कर रहा है ना, इसके वजह से लोग ज्यादा अवेयर हो रहे हैं फाइनेंसेस के बारे में। इसीलिए ये 3-4 फैक्टर्स आई थिंक जहां हम भी कंट्रीब्यूट करते हैं। बट ऐसा नहीं कहते लोग कि यार आज में जी लेते हैं, कल का किसने देखा? ये नहीं सोचते हो आप लोग? ये सोचते हैं, सी आज का जी लेते हैं तो आई जेनजीज और हमारे साथ ये होता है, योलो यू ओनली लिव वंस, फोमो योलो, ये सारी चीजें होती है। बट आई थिंक अगर हम पैसे को ढंग से मैनेज करना सीख जाए ना, तो हम अभी इंजॉय करके, वाई शुड वी जस्ट इंजॉय इन आवर 20s, हमें 30s और 40s में भी तो इंजॉय करना है। इफ वी कांट, इफ यू डोंट स्टार्ट इन्वेस्टिंग, टेकिंग केयर ऑफ मनी राइट नाउ, तो हम 20s में तो हो सकता है इंजॉय कर ले, बट 30-40s में भी हमें हमें आफ्टर रिटायरमेंट, कोई रिटायरमेंट का एज नहीं रहेगा, विल हैव टू कीप वर्किंग। ओके, सो देयर आर नंबर्स एंड स्टैट्स जो कहते हैं कि 46% यूएस में जो लोग हैं उन्होंने अपने म्यूचुअल फंड्स अकाउंट खुलवाए हैं, वेयर एज इन इंडिया इफ वी टॉक अबाउट द नंबर्स इट इज जस्ट 8%. Whereas in a country like India, where we are growing, economy is growing, money is growing, the finances, business, everything is growing. Why we still lack, in this thing कि अभी भी वो डर है लोगों के दिमाग में, कहीं ना कहीं इंडियंस के दिमाग में, कि they are not too confident about, putting their money in mutual funds. हम जब छोटे रहते तो कभी भी हमारे पेरेंट्स नहीं बोलते कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करो, बिकॉज इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स हमेशा ऐसा कैटेगरी देखा जाता है जो बहुत ही वॉलेटाइल है, बहुत ही रिस्की है। तो जनरली लोग अभी भी इसको बहुत रिस्की क्लास ऑफ एसेट समझते हैं, इसलिए दे वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, रियल एस्टेट, जो उनको एक तो ये लगता है कि एक तो टैंजिबल है, वो एक टैंजिबल फॉर्म में उनके पास है। एंड दूसरा, दे कंसिडर देम अभी भी मोर सेफर एसेट्स। Hmm. इसीलिए लोग अभी तक आई थिंक गोल्ड, रियल एस्टेट और इन सारे टैंजिबल एसेट्स में इन्वेस्ट करने पे ज्यादा इंक्लाइंड रहते हैं। What is your take on mutual funds? क्या लगता है कि करना चाहिए, म्यूचुअल फंड करना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए, या फिर अभी भी वो एफडी, पीपीएफ ये सब करना चाहिए? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? सी अगर आपको, आई थिंक म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट ऑप्शन अभी अगर आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना है। इफ यू स्टार्ट एन एसआईपी इन अ म्यूचुअल फंड, तो एक तो सबसे पहले ना इट विल एक आपका हैबिट बनेगा इन्वेस्टिंग का, आप रेगुलर इन्वेस्टिंग करोगे। एंड अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, अगर आप एसआईपी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, एसआईपी कर रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली एक प्रोफेशनल को दे रहे हो अपने मनी मैनेज करने के लिए। तो आपको अगर मनी मैनेजमेंट अच्छे से आता नहीं है, तो आपको छोटा सा भी अगर कॉर्पस है, दैट इज वेरी वेल बीइंग मैनेज बाय अ प्रोफेशनल पर्सन। सो आई थिंक म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट ऑप्शन अगर आप एक बिगिनर हो, आपको स्टॉक्स के बारे में, इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। सो दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट जिससे आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं बाइफर्केशन पूछूं, फॉर एग्जांपल इफ इज एन 18-year-old who is probably earning from the pocket money or saving some about 5-6 thousand, how हम्म can they start an investment? What is the roadmap should be for them? 18 years old के लिए सबसे पहले तो अगर वो पैसे सेव करें, नंबर वन, इन्वेस्टिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपस्किलिंग देमसेल्व्स। हम्म. क्योंकि आप बस ये सोच के स्टार्ट कर दो कि हमको अमीर इन्वेस्टिंग करने से ही बनना है बस, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप पहले अपने आप को अपस्किल करो कि आप फ्यूचर में आफ्टर 2 to 3 years आपके पास इतना स्किल सेट आ जाए कि आपका अर्निंग पोटेंशियली बढ़ जाए, जो आप अभी अर्न कर सकते हो उससे डबल ट्रिपल आप अर्न कर सको। हम्म. एंड दूसरा, कि इफ दे वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग अभी, हाँ, दे शुड स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट, स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि एक इससे हैबिट बनेगा। एंड वो छोटा अमाउंट भी ना विद टाइम काफी बड़ा बन जाता है। इफ आई टेक अ नॉमिनल अमाउंट की 5,000 से कोई एसआईपी स्टार्ट करता है एट द एज ऑफ 20, मान लो आप, तो वो भी ना, इफ फॉर अ पीरियड ऑफ 30 years वो 5,000 इन्वेस्ट कर रहा है हर मंथ, तो दैट विल एक्चुअली ग्रो टू 3 लाख, 3 करोड़ 50, अराउंड 3 करोड़ 50 लाख का कॉर्पस बन जाएगा। तो हम्म. 5,000 को अगर वो हर साल 10% से स्टेप अप करता है ना, तो वो 3,50,000 का 3 करोड़ 50 लाख का अमाउंट डायरेक्टली 7 करोड़ के आसपास का हो जाएगा।
अच्छा, ये ना आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में। तुमने कब सोचा कि यू वांट टू गेट इनटू सीए एंड टॉक अबाउट सच बिग नंबर्स, बिकॉज़ इट्स वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी बीइंग अ मिलेनियल। इट्स वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी टू नो कि अच्छा 5,000 अगर मैंने लगाए होते 21 साल की उम्र में, तो शायद मेरे पास आज 1.5-2 करोड़ रुपए होता। बट कोई नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे, पता है। तो ये कहाँ से, मतलब ये कैसे आया कि फाइनेंस में जाना है, सीए बनना है, एंड देन यू लेफ्ट योर वेरी हाई पेइंग जॉब एंड गॉट इनटू योर फुल टाइम फाइनेंशियल कंटेंट क्रिएटर। तो ये कैसे आया, मुझे थोड़ी जर्नी के बारे में बताओ मुझे। सी ये ना बहुत ही मतलब ऐसे था कि सीए स्टार्ट किया था, तो उस समय स्टार्ट तो करने का माय बिगेस्ट उसमें मेरे पेरेंट्स का ही रोल था कि उस समय ऐसे होता है ना कि कोई ऑप्शन नहीं है, घर के बाहर नहीं जाना है, कॉमर्स लिया है तो कुछ नहीं है, तो सीए कर लो स्टार्ट। तो आई स्टार्टेड, घुसी तो कोर्स में ऐसी, वाइल स्टडिंग वो थोड़ा फाइनेंस की तरफ इंटरेस्ट आने लग गया। एंड देन फिर समझ में आया अच्छा सीए का रोल ये होता है, फाइनेंसेस ये होता है, एसएफएम पढ़ा तो अच्छा नंबर्स कंपाउंडिंग क्या होता है ये समझ में आया। वहां से थोड़ा फाइनेंस में इंटरेस्ट स्टार्ट होने लग गया, फिर इंटरेस्ट आने लग गया कि हाँ। देन आई स्टार्टेड माई फर्स्ट एसआईपी, मेरे पापा ने स्टार्ट किया था मेरा फर्स्ट एसआईपी, बट वही 22-23 के आसपास ही स्टार्ट किया था, बहुत पहले स्टार्ट नहीं किया। तो अभी हमें भी लगता है कि क्या काश 18 ईयर्स से ही स्टार्ट कर लेते तो अभी अभी भी अच्छा अमाउंट होता हमारे पास। बट ठीक है, इट्स नेवर टू लेट, अब स्टार्ट कर दिया है। एंड दूसरा फिर आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आई स्टार्टेड डूइंग अ जॉब, लेकिन आई गॉट टू नो कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई वांटेड टू डू समथिंग ऑफ माई ओन। सो आई रिजाइंड, आई टुक अ मंथ्स टाइम टू डिसाइड व्हाट कैन आई डू। So I had interest in finance. I wanted to like build up my personal identity, help people at large, educate people at large. So that is when I thought कि ठीक है, let's try content creation. So it was in October last year. I started my page to educate people on personal finance. एंड देन यू रीच 1.7 मिलियन। वाओ, Yes. दैट्स द नंबर, दैट्स द थिंग यार, फैंटास्टिक। अच्छा, पहली रील जब हिट हुई थी तब कैसा कैसा फीलिंग थी, कौन सी रील थी वो? फर्स्ट रील थी वो, कुछ एयरपोर्ट, मतलब दो रील साथ में हुई थी, तो एक था एक सीए एंड आईसीआई एंड सैमसंग का एक टाइप के ऊपर था, एंड दूसरा था एयरपोर्ट का एक बैगेज डीले पे जो आप क्लेम कर सकते हो रिफंड, उसके ऊपर था। तो वो दोनों रील्स एक से बार एक स्टार्ट। बैगेज वाली बताना यार, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है। ये बताना, बैगेज वाली जो रील है वो बताना एक बार, क्या थी वो? वो अगर आपका बैगेज लॉस्ट हो जाता है या खराब हो जाता है कुछ भी एयरलाइन से, तो वो आपको यू आर दे आर लाइबल टू गिव यू कॉम्पेंसेशन अप टू 20,000 रुपीज। जनरली हमें, क्योंकि एयरलाइन जनरली अपने से नहीं बताते कि वील कॉम्पेंसेट यू, लेकिन हमें हमारा राइट्स पता है अगर, तो वी कैन गो एंड क्लेम कि हाँ दिस हैज हैपेंड, तो आप मेरे को क्लेम, आप आई मतलब यू हैव टू कॉम्पेंसेट मी, ये चीज है। वाओ। और ब्रांड कोलैब आया अब तक, मतलब पहला ब्रांड कोलैब कब आया था, उसके पीछे क्या स्टोरी है? सो एक्चुअली ना मेरा फर्स्ट ब्रांड कोलैब वाज बिफोर आई स्टार्टेड इंस्टाग्राम। अच्छा। वाओ। मतलब इट वाज लाइक आई वाज एक्टिव ऑन लिंक्डइन। तो आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो सीए बनने के बाद ना आई स्टार्टेड बिकेम एक्टिव ऑन लिंक्डइन, तो लिंक्डइन के थ्रू आई गॉट अ कोलैबोरेशन टू मेक अ वीडियो कंटेंट फॉर अ एडटेक कंपनी। उस हम्म। समय तक आई हैड नॉट स्टार्टेड मेकिंग रील्स, तो एक वो भी मेरे को मोटिवेशन दिया था कि लेट्स ट्राई दिस एंड सी, अगर ये अच्छा बनता है तो हम कंटेंट क्रिएशन ट्राई कर सकते हैं। So that one was from a edtech company, and after I started this page, then also my first collaboration was with a edtech company और only. कितने कितने पैसे मिले? The first one was a 4,000. गुड यार, गुड। अच्छा, फाइनेंस, ऐसा ऐसा लोग कहते हैं कि फाइनेंसेस एंड जेंजी डोंट गो हैंड इन हैंड। जो लोग मिलेनियल्स समझ पाते हैं पैसे की वैल्यू, वो जेंजीज नहीं समझ पाते, तो कहाँ लैक है, क्या लगता है? सी थोड़ा, एक तो आई थिंक मिलेनियल्स को बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में फाइनेंस सिखाया गया होगा, मतलब पेरेंट्स के थ्रू या फिर जो भी जहाँ से भी उन्होंने नॉलेज लिया है। एंड जो जेनजीज है ना, उनके लिए कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं है, उनको ऐसे है कि मेरे को फाइनेंस के बारे में जानना है तो दे गो ऑन द इंटरनेट, वहां सर्च किया, तो बहुत अनस्ट्रक्चर्ड वे में एक तो उनको फाइनेंस के बारे में पता रहता है हम्म। हर, बिकॉज बहुत क्यूरियस रहते हैं नई चीजें जानने के लिए, ये चीज होता है जेनजीज के बारे में के लिए। तो आई थिंक वहां थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। एंड मोर ओवर क्योंकि आजकल जेनजीज आर मोर टेक savvy, वो मिलेनियल्स से ज्यादा टेक्नोलॉजी को वो करते हैं ना कि टेक्नोलॉजी यूज करना, तो आई थिंक वहां थोड़ा डिफरेंस आ गया। बट आई थिंक उनका भी एक राइट पाथ अगर उनको एक मिल जाए,
अभी जस्ट उनको अभी हम आई एम फ्रॉम दैट कैटेगरी ओनली. तो ये कैसे थॉट आया कि यू शुड नाउ एजुकेट पीपल विद मनी एंड मैट्रिमोनी, हाउ टू सेव ड्यूरिंग वेडिंग, व्हाट आर द हैक्स, वेन्यू कैसे रखा जाए, सब कुछ ये कैसे, उसके टेक अवेज क्या थे तुम्हारे लिए? सिर्फ पहले तो मैंने ये टॉपिक ही मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि मेरे भैया की शादी थी. तो आई अच्छा। गॉट एक आइडिया कि यस, अभी शादी का सीजन चल रहा है एंड देन पीपल अभी भी बहुत इन इंडिया में शादी एक फेस्टिवल जैसे ही सेलिब्रेट होता है. इट्स नॉट जस्ट लाइक अ सेलिब्रेशन, एक फेस्टिवल ही होता है जिसमें लोग अपने पूरे अभी तक जितना कमाते हैं ऑल कोई पूरा ही खर्चा अपने बच्चों के खर्चे में शादी में लगा देते हैं. तो बहुत आई कम थॉट कि कंपनी जो 0.5% लगाते हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस आर देयर, बट ठीक है, ऐसे जनरली 15 to 20% अपने नेटवर्थ का लगा ही देते हैं अपने लाइफ टाइम अर्निंग का लोग. तो दैट गिव मी एन आइडिया कि yes, we can educate people on this topic. So this is how I started. So I thought कि उसको थोड़ा फन रखने के लिए to connect with my audience जो Gen Z मिल ऐसे जिनके अभी शादी होने वाली है उनसे कनेक्ट करने के लिए फिर I decided the topic कि हाँ क्या क्या हो सकता है. One is how can you save GST, कुछ आप अपने ड्रेसेस को रेंट पे ले सकते हो because nowadays मतलब many people will are against this thought of taking a wedding dress on rent. But I think अगर आप if you are spending quite a big amount and you are not going to wear it again, या so you can take it on rent. but ठीक है, but अगर आप बहुत ज्यादा spend नहीं कर रहे हो and you want to like wear it, आपका खुद का होना चाहिए, you want to keep it as a souvenir, तो दैट इज फाइन कि आप कम स्पेंड कर लो. लेकिन आप 3-4 लाख इतना अमाउंट आई डोंट थिंक इट्स वर्थ स्पेंडिंग ऑन अ वेडिंग ड्रेस. आप थोड़ा कम स्पेंड कर लो एंड आप जो बचा रहे हो यू कैन यूज दैट अमाउंट शादी के बाद घूमने के लिए. यू वांट टू बाय समथिंग, वो हम शादी बहुत लोग फिर ऐसे सोचते हैं कि हमें एक दिन ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि एक दिन को एंजॉय करने के लिए आगे लाइफ टाइम के लिए आप लोन ले रहे हो, पूरा फाइनेंशियल अपना फाइनेंशियल इंडेटनेस बढ़ा रहे हो. तो उससे बेटर इट्स बेटर ना कि आपके पास जो फंड्स है आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, उसको अच्छे से यूज कर लो. लोन लेके शादी करना इज नॉट अ पॉइंट, मतलब अकॉर्डिंग टू मी. अच्छा, what are your top three tips for couples who are looking to save money, in their wedding? सी फर्स्ट थिंग इज, एक तो दिस इज अ वेरी बेसिक वन, नेगोशिएट. Hmm. आजकल लोग बहुत शर्माते हैं नेगोशिएट करने से. तो नेगोशिएट कर लो, यू माइट गेट अ डिस्काउंट एंड देन वेन्यूज ये सब पे डिस्काउंट चाहिए तो सी सम कि जैसे आप वीक मतलब ऑफ सीजन शादी करना है, मे बी आपका डेट्स नहीं आए उस समय तो दैट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन आप प्री बुक कर लो. आप अ, आपका शादी का डेट अगर 6 मंथ्स पहले है तो आप ऑफ सीजन में ही पहले ही बुक कर लो. यू माइट गेट अ वेरी हाई डिस्काउंट. वीकडेज पे शादी कर लो वीकेंड्स की जगह. राइट, अगर वैसे ही अगर सेविंग्स करना ही है वेन्यू और इस पे तो. Hmm. नहीं तो जीएसटी पे आप बचा सकते हो. जैसे केटरिंग केटरिंग उन्हीं से करा लो जिससे आप बैंक्वेट हॉल ले लियो तो डायरेक्टली जीएसटी 20% से 5% आ जाता है, 18% से 5% आ जाता है. Oh. सो वहां आप सेव, क्योंकि आपको बैंक्वेट हॉल पे 18% जीएसटी लगता है एंड देन केटरिंग पे 5%, एंड Hmm. वो ऐसे कॉम्पोजिट सप्लाई में आ जाएगा. तो टोटल चार्जेस पे 5% जीएसटी लगेगा. सो Hmm. दैट कैन, क्योंकि आप ऐसे भी उसको एज एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते हो कहीं. Hmm. सो दैट इज वन थिंग. आप स्टार्टिंग से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो. इफ यू वांट टू स्पेंड अ लॉट एंड यू डोंट वांट टू टेक अ लोन, आप हर मंथ आप आपकी शादी का टाइम देख लो, 5 डाउन द लाइन 5-6 ईयर्स में है तो आप उसके हिसाब से पहले से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो उस स्मॉल पीरियड उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए. सो उससे आप अपने स्पेंड करने के लिए एक कॉर्पस कलेक्ट कर सकते हो. Hmm. वेरी नाइस यार. अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करें हमने, HUF. हम्म. तो मुझे वो समझना है, मेरे को एक्चुअली अच्छे से समझ नहीं आया था कि HUF होता क्या है, एंड हाउ इट कैन बेनिफिट एनीबडी, इन टैक्स बेनिफिट कैसे होते हैं उसके? सी एचयूएफ बेसिकली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को बोलते हैं, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट एंटिटी इन इनकम टैक्स. आई तो आप व्हेन यू गेट मैरिड यू आर एलिजिबल टू फॉर्म एन एचयूएफ. सो व्हाट यू कैन डू इज, कुछ इनकम होते हैं, फैमिली इनकम हो रही है, फैमिली इनकम हो रही है या फिर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपके पास, तो आप उसको आप एचयूएफ के नाम पे कर सकते हो. नाउ द थिंग इज, अगर आप इफ यू आर ऑलरेडी अर्निंग 10 lakhs अ मंथ, 15 lakhs अ मंथ, आप 30% में मान लो आप ब्रैकेट में आ रहे हो, 30% के ब्रैकेट में आ रहे हो तो वो रेंटल इनकम भी आएगा, वो भी 30% के ब्रैकेट पे ही चार्ज होगा.
बट अच्छा। इफ यू फॉर्म अ HUF, तो उसके लिए सेपरेट आपको पूरे स्लैब्स मिलेंगे, पूरे जित सारा कुछ मिलेगा उसके लिए सेपरेटली। देन अगर आपको 5 lakhs वहां से अर्निंग हो रहा है, तो यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स ऑन दैट 5 lakhs, क्योंकि वो ऑलरेडी उस लिमिट के अंदर आ जाएगा। अच्छा, एक आपने 2 डे फास्ट रूल की बात करी थी अबाउट मनी स्पेंडिंग। कैन यू हम्म। एक्सप्लेन दिस कि ये रूल हाउ इट कैन मेक जेंजीज टेक अ स्मार्टर डिसीजन? 2 दिन आप खर्चा कम कर रहे हो। आप जैसे आप उस दिन बाहर खाने, जो बेसिक एक्सपेंसेस है वो आपको लगेंगी। अब जैसे आप उस दिन ऐसा नहीं है कि आप खाना नहीं खाओगे, हम्म। बट आप घर पे ही जो है वही खाना खाओ। आप बाहर जाके स्पेंड मत करो। आप कहीं उस दिन आउटिंग पे मूवी देखने मत जाओ। आप अपनी नीड्स और वांट्स ऐसे स्पेंड अलग से उस दिन मत करो। आप पहले से उस दिन के लिए वो करके रखो कि मैं, हाँ, मैं घर का राशन ऐसा नहीं है कि आप डेली लेके आते हो। वो आई एम नॉट टेलिंग कि आप उस दिन स्पेंड ही मत करो, बट एक्स्ट्रा जो स्पेंड्स है ना, आप वो मत करो। उससे आपको एक हैबिट मिल जाएगा कि हाँ, आपको पता चलेगा आप दिन में कितना एक तो अननेसेसरी एक्सपेंस कर रहे हो, क्योंकि हम्म। आप वो 2 दिन भी तो रहे हो ना। मतलब आप बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हम लोग बस ठीक है कर देते हैं, मतलब दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो एक तो आपको वो पता चलेगा, दैट विल हेल्प यू कि आप लॉन्ग टर्म में आप सेविंग्स आपका बढ़ा पाओ। एंड प्लस एक फ्रूगल, नॉट फ्रूगल, बट आप पैसे बचाना थोड़ा सीख पाओगे एंड आपको समझ में आएगा कैसे मैनेज करें मनी को। अच्छा, how you know how what Gen Zs make common mistakes in terms of managing their money and how they can avoid those mistakes? जेनजीज या फिर इन जनरल लोगों को ध्यान देना चाहिए, डोंट टेक अ लोन फॉर थिंग्स दैट आर नॉट योर एसेट्स। That are not your, in fact, your necessities. हम्म। Yeah. करेक्ट। अच्छा, एक चीज बताओ, राइट नाउ वट एवर कॉन्टेंट यू आर मेकिंग फॉर मे बी अ टियर 1 ऑडियंस, बट इज इट दैट समथिंग दैट पीपल लिविंग इन टियर 2 टियर 3 और गाँव में जो लोग हैं, जो बच्चे हैं या फिर जो इंटरनेट से एक्सपोज है, इंटरनेट इज यूज्ड बाय एवरीवन राइट हम्म। नाउ, व्हाट इज दैट समथिंग दैट पीपल लिविंग इन विलेजेस, probably girls, what should they think when they at least get a little money, how they can smartly invest, how they can smartly at least save for their better future? because वहां पे एक जो कहते हैं ना नॉलेज और एजुकेशन की वहां पे कमी है। if given a हम्म। chance, what things that you want to do it for them? सी आई थिंक क्योंकि उनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रहता है, तो आई थिंक गवर्नमेंट वो इन्वेस्टमेंट अगर स्टार्ट करना तो दे कैन इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट स्कीम्स, जो बेसिक पोस्ट ऑफिस के स्कीम्स हो गए, PPF हो गए, ये सब जो बहुत बेसिक से होते हैं ना। या फिर देर आर अ लॉट ऑफ स्कीम्स जो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए रहती है। मतलब यू कैन इन्वेस्ट 5,000 a month, 2,000 a month, ऐसे स्कीम्स होते हैं जो गवर्नमेंट लेके आती है। आई थिंक उनको वहां से स्टार्ट करना चाहिए। सो लाइक व्हेन आई क्रिएट वीडियोस ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स, तो मेरे जो घर पे हाउस हेल्प आती है, दे सी माय वीडियो। तो हम्म। उनको वो चीज से बहुत हेल्प होता है कि दे एंड वंस दे गेट टू कम टू नो अबाउट अ गवर्नमेंट स्कीम ना, दे कम एंड टेल मी कि अभी गवर्नमेंट इस स्टेट में सब लड़कियों को 2,000 रुपीज दे रही है, हाँ। तो हमें वो इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। what is financial freedom for you? सी अगर नंबर्स के फॉर्म में अगर इसको देखें कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या हो गया, तो आई थिंक इट्स दैट नंबर कि आप उतना अमाउंट इन्वेस्ट कर चुके हो, दैट अगर आप आगे कुछ अर्न नहीं भी करते हो, हम्म। तो उस पैसे से जितना आपका रिटर्न आ रहा है, यू कैन इजीली अपना नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ है वो आप चला सकते हो। मतलब यू आर नॉट वर्किंग फॉर मनी। हम्म। एंड मोर ओवर आई थिंक फाइनेंशियल फ्रीडम से गर्ल्स या वुमेन खुद एम्पावर होती है, बिकॉज दे कैन टेक द स्टैंड। वो अपना पॉइंट सामने वाले के सामने रख सकती है एटलीस्ट। बिकॉज इफ यू आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इफ यू आर नॉट अर्निंग, इफ यू आर नॉट टेकिंग चार्ज ऑफ योर फाइनेंसेस, द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू विल नेवर टेक यू सीरियसली। how to spend credit card money wisely? अगर हम बात करें कि कैसे वाइजली स्पेंड करना है, तो आई वुड से कि आप क्रेडिट कार्ड तभी यूज करो जब आपके पास पैसे हैं, या फिर यू आर वेरी श्योर कि आपके पास मंथ एंड पे उसके ड्यू डेट के पहले यू विल श्योरली हैव दैट अमाउंट कि आप उसको आराम से रीपे कर सकते हो। बिकॉज यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड आपको डिस्काउंट्स मिलेगा, आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है, आप फ्लाइट टिकट्स आराम से बुक कर लोगे, फ्यूल में डिस्काउंट्स मिलता है, काफी यूज। एंड प्लस योर क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव्स। तो फ्यूचर में अगर आपको कुछ बिजनेस करना है, कोई चीज के लिए लोन लेना है, कुछ प्रोडक्ट कोई भी चीज के लिए लोन लेना है, तो आपका क्रेडिट स्कोर क्योंकि ऑलरेडी अच्छा है,
तो आपको लोन्स भी कंपैरेटिवली कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाएगा, सो यू आर हम्म। सेविंग देयर ऑल्सो। पेरेंट्स का तो रहते हो आप, अगेन ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात आई कि आपके पास हम्म। अपना खुद का घर होना चाहिए, तो वो सोच, वो प्रोसेस क्या होना चाहिए? जैसे हम जब घर खरीदते हैं तो एक जैसे एक तो और बेसिक सा रूल होता है कि 20 30 40 रूल, जिसमें कि आपका लोन का टेन्योर 20 ईयर्स से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, आपका जो ऑल टुगेदर जो आपका ईएमआई पे कर रहे हम्म। हो आप मंथली, वो आपका 30% क्रॉस नहीं करना चाहिए आपके इनकम से, एंड देन यू शुड हैव एटलीस्ट 40% डाउन पेमेंट के लिए। क्यों माई सी आई वुड आस्क यू कि साक्षी, मुझे क्या मैं घर लूं या मैं अगले 30 साल में रेंट पे निकाल दूं, क्या मेरे लिए बेटर रहेगा? मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 1 करोड़ का वेल्थ है तो। दैट वुड वापस से उस पे चीज पे डिपेंड करेगा ना कि आपको कहाँ पे घर लेना। आप ऐसे ही ऑलरेडी टीयर 1 सिटी में ले रहे हो जहाँ पे आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अब वो एरिया का उस घर का वैल्यू बढ़ेगा, तो हम्म। अगर फाइनेंशियल टर्म्स में देखें तो एनीवेज अगर आप उसको कहीं और इन्वेस्ट कर देते हो तो दैट विल बी बेटर। लेकिन आप कोई टीयर 3 या कोई और सिटी में ले रहे हो जहाँ पे यू नो कि आप 20 ईयर्स में दैट द वैल्यू ऑफ हाउस विल बी बढ़ जाएगा, वो काफी आपको अच्छा रिटर्न्स दे देगा, देन ऑब्वियसली बाइंग हाउस विल बी बेटर फॉर यू। एंड वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी वाला चीज तो वो डिफरेंट ही हो गया कि अगर आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए फिर तो यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन अ हाउस। What is the need for Gen Zs, for millennials, for anybody listening to you right now? What is the need of an insurance, and which insurance? इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जो आपने ये बात बोला ना कि कंपनी तो इंश्योरेंस दे रही है, व्हाट इफ आप आपकी कंपनी तो आपको तभी तक इंश्योरेंस देगी ना जब तक आप उस कंपनी में हो। वंस यू लीव दैट कंपनी, यू डोंट नो द अदर कंपनी विल ज्वाइन, या फिर आप हो सकता है आप दूसरी कंपनी ज्वाइन ही ना करो, आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दो, कुछ भी खुद का करने लग जाओ। तब जब आप इंश्योरेंस खरीदने जाओगे दैट विल कॉस्ट यू अ लॉट। अगर हम 1 करोड़ का कवर का बात करें तो यू विल गेट इट अराउंड 2000 मंथ, कुछ इसके अराउंड मिल जाएगा। एंड देन वो 40 50s में आपको, आई एम नॉट वेरी श्योर कि एकदम एक्यूरेट अमाउंट है या नहीं, बट वो 5 टाइम्स भी हो सकता है, वो 10,000 10 12,000 आपको पर मंथ पे करना होगा। हम्म। एंड वो ही अगर आप 20 से स्टार्ट करो तो आपको 2,000 ही पे करना पड़ेगा व्हेन यू आर इन योर 40s। बट टर्म टर्म इंश्योरेंस का फायदा आपको क्या होता है? मतलब टर्म इंश्योरेंस का फायदा तो आपके मरने के बाद आपकी फैमिली को होगा ना। मतलब इससे बेटर आई वुड रादर प्रेफर टू टेक एन हेल्थ इंश्योरेंस की, क्योंकि मुझे पता है कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस का जो लिमिट होता है बहुत कम होता है, 5 लाख या 7 लाख होता है, वेयर एज व्हेन यू टेक एन हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ पर्सनल लेते हो तो उसका कवर अच्छा खासा होता है आपके हाँ, लिए, एंड 25। प्लस आप राइडर्स एंड काफी सारी चीज और ऐड कर सकते हो अपने, क्योंकि ऐसे कंपनी वाला तो एक पिज्जा टाइप हो गया कि सबको सेम मिल गया कि, लेकिन सबकी नीड्स अलग अलग हो सकती है ना, तो वो वैसा हो गया कि हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए खुद का लेना चाहिए। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टर्म इंश्योरेंस, येस यू शुड टेक अ टर्म इंश्योरेंस ओनली इफ यू हैव डिपेंडेंट्स एंड यू नो कि आप ही एक अर्निंग मेंबर, आप सोल अर्निंग मेंबर हो आपकी फैमिली के, एंड आफ्टर यू गो यू हैव पीपल बिहाइंड यू। इफ अगर कोई है ही नहीं आपको, मतलब देयर इज नो वन कि किसी को कोई फाइनेंशियली अफेक्ट नहीं करेगा, there's no need to take a term insurance. हेलो जेंजीज, सुनो ये बातें थोड़ी सी एंड ध्यान दो, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सेव मनी, एंड प्लीज लिसन टू सी ए साक्षी जैन ऑल्सो. Sakshi, I think it is a lovely, lovely conversation that I had with you. It was lovely being a part of this interview. I hope our audience will find value with whatever we discussed, and I really enjoyed our conversation, and I actually talked about some things which I had never given a thought to. Like, अगर कोई है ही नहीं तो किसके लिए term insurance? I've never thought of it this way. कि if there's no one behind you, should you take a term insurance or not? I've never had these type of conversation with someone. We had a wonderful conversation around financial independence, especially financial independence for women and Gen Zs. So watch this, and I hope our conversation would add value to your life.